देशवासी सब जनता से बोल रहे हैं कि सड़कों पे आओ, ये ईवीएम बंद कराओ, वरना तुम्हारे बच्चे इसका इंजाम भुगतेंगे। लोकतंत्र कहाँ है? ये तो चोर है, ये तो लोग कौन चोर आ रहे हैं? चोर कौन है? मोदी, अमित शाह, बीजेपी, टोटल बीजेपी में चोरों का ये समूह है। नारा की जहाँ तक बात है, फोटो खिंचाने की जहाँ तक बात है, इस प्रधानमंत्री से ज्यादा न कोई नारा लगा पाएगा, न कोई फोटो खिंचा पाएगा। वो कहीं टैगोर जी बन जाते हैं, वो कहीं बापू बन करके चरखा चला देते हैं। भैया लोग कहते हैं नहीं, उस टाइम भी ठीक नहीं था, लेकिन अब तो सरेआम हो रहा है। एमएलए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सबके सामने हो रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। इस पार्टी के लोग उस पार्टी में, उस पार्टी के उस पार्टी में, ये सब हो रहा है ना। जितने भी करप्ट जैसे नेता थे पहले कांग्रेस में, बीजेपी में आ जाते, उसके बाद साफ हो जाते हैं। हाँ, वो वॉशिंग पाउडर, भाजपा वॉशिंग गोवा से आए हैं हम लोग यहाँ पे कि एक जंतर मंतर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ईवीएम हटाओ देश बचाओ। लेकिन यहाँ पे जैसे ही लग रहा है कि सत्ता खोने के डर से जो सरकार है बीजेपी, उन्होंने अपना जो कानूनी दंड पेश था वो लगा के 144 लगा के सेक्शन यहाँ पे लोगों को रुकने के लिए मना कर दिया और हमारे कुछ साथियों को पहले से बस में डिटेन कर लिया गया है। अब ये सत्ता जाने के हाथ से डर क्यों रही है? क्योंकि इनका जितना भी पोल था वो खुलने वाला है। वो जितना इन लोग ने करप्शन किया है, 1.5 लाख करोड़ रुपया जो मोदी जी ने गलत किया है हमारे हिंदुस्तान भाइयों बहनों का, हर एक हमारे जो हिंदुस्तान जो मेहनत करते थे उनका जो पैसा इन्होंने खून पसीने की कमाई जो छीनी है, वो उसका हिसाब देना अभी बाकी है मोदी को। इसीलिए ये डर के ये यहाँ पे सेक्शन 44 लगाया है और हमें यहाँ पे आंदोलन करने से मना किया है। अगर ये सरकार चाहती तो हमारा पीसफुल प्रोटेक्ट करने देती, वरना ये हमारी दो की सरकार, रंगा बिल्ला की सरकार, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे ईवीएम का ये हो और लोग जागृत हो। लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को यहाँ पे बांटा जा रहा है, जात धर्म में, मंदिर मस्जिद में बांटा जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। अभी हर एक छोटी छोटी जाति विशेष पे बांटा जा रहा है, बुलडोजर पे डराया जा रहा है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर पे। इतनी सारी जो लोग आज झेल रहे हैं, आगे मैं अगर खुदा न खास्ता या फिर भगवान ना चाहे तो अगर फिर से अगर आ गई तो ये समझो आप कि आपका दाल आटा भी घर पे नहीं पहुंचेगा, सब पूरा बेच के ख़त्म कर देंगे। आजकल हमारे जो सिगड़ी इसमें किसान भाई इतने को गोली मार रहे हो, अरे वो क्या खालिस्तान पाकिस्तान से आए हैं? वो अपने देश के वो अन्नदाता है, उन्होंने जो उगाया है वो हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी खाएंगे। जब वही नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए हम चाहते हैं कि लोगों यहाँ पे जागरूक हो और ये सब जो ईवीएम से हो गया है ये ख़त्म करो, बैलेट पेपर लाओ, अपनी अच्छी सरकार बनाओ, अपने बच्चों का भविष्य सुधारो। यही बोलने के लिए हम गोवा से यहाँ। सर जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले अभी चंडीगढ़ में जैसे चुनाव हुआ था, जैसे बैलेट पेपर पे धांधली किया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर बैलेट पेपर भी हो तो वो भी तो सेफ नहीं है। आप जैसे बोल रहे हो कि हाँ, ये हमें भी लग रहा है कि सोचा जाता था कि पहले यूपी में जो हो रहा था, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे वोटिंग होते थे, धांधली होती थी, गुंडागर्दी भी होती थी, रंगदारी भी होती थी, जहाँ पे ऑफिसर भी ये करते थे, हमने वीडियो देखा है। हाँ, लेकिन वो उस स्तर पर इतना नहीं होगा जितना ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सब उनके पास एक बटन पे पूरा चला जाएगा सिस्टम। और बाकी के स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस है, जहाँ पे आम आदमी होगी, जहाँ पे ये होगी, वो लोग एटलीस्ट इस पे नजर रखेंगे। ये लोग कुछ तो भी उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सत्ताधारी जो पार्टी है तो बोल रही है कि जब आप तेलंगाना जीतते हैं, जब आप कर्नाटक जीतते हैं, जब आप हिमाचल प्रदेश जीते तो ईवीएम सही रहता है और बाकी जगह ईवीएम कैसे गलत? लगता है इन्होंने मेरे ख्याल से शाहरुख खान का बाजीगर मूवी नहीं देखा है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मतलब छोटे छोटे राज्य जो हाथ से निकलने वाले हैं उनको मालूम है, तो ये दे दो,
और जो जो जहाँ पे ज़्यादा कमाई हो सकती है धर्म से नाम से, वोट खींचने के नाम से, उस राज्यों को ईवीएम से खींच लो। और बाकी के जो जाने वाले हैं जैसे कर्नाटक होगा, फिर केरला होगा, ये इनको मालूम है कि यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो वहाँ के लोग समझदार हैं, और जो समझदार नहीं है लोग, जो वोट के हिसाब से होता है, उनको मालूम पड़ता है वो एरिया, वो लोग ऐसे ही जाने देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हार कर जीतने वाला का बोलते हैं बाजीगर, तो छोटे छोटे चीज़ हार के बड़ी भारत पे कब्जा करना उनका लक्ष्य है। तो 2014 से पहले मोदी सरकार जो पहले विपक्ष में थी, भाजपा तो वो भी कहती थी ईवीएम इनका वो है, सीबीआई ईडी इनका तोता है। अब ये लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस विपक्ष में भी बैठी है, तो अब कह रही है इनकी तोता है सीबीआई ईडी, इनके पावर पे हमारे नेताओं को उठा लिया जाता है। जो अगर गलत होते हैं, अगर भाजपा में जो गलत थे, पहले कांग्रेस में जो गलत थे, भाजपा में आगे वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है। जैसे बोला गया था कि वो लोग ने, बीजेपी ने अपोज किया था, ये हमें भी मालूम है, लेकिन बीजेपी ने अपोज किया था कि एक चीज़ को जो सरकार सोचने में मजबूर हो जाए उसके पीछे लग जाओ। तो सरकार बोलेगी कि जब इसके पीछे ये लगा है तो इसको लाएंगे। तो कांग्रेस सरकार भ्रम में पड़ गई, तो उन्होंने ला दिया। जब उन्होंने ला दिया, जो आपको बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो हो रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है राजनीति का। यहाँ पे आरएसएस के लोग, यहाँ पे जो बड़े बड़े शाखाओं में, आजकल जो गवर्नमेंट शाखाओं में लोग अपने बिठा के रखे हैं, ये जो है वो बड़ा गेम खेल रहे हैं। ईवीएम में आरएसएस का क्या योगदान? सर एक मिनट, अभी मेरी बात हुई है, इन्हें जो है ना डिटेन करके कापासड़ा थाना ले गए हैं। वो पूरे 2 बसें भर के ले गए हैं। वहाँ पे हमारे जो है ना सीनियर जो वक्ता है वो लोग थे। अभी मेरे पास अभी बात चल रही है जी। बताइए बताइए। हेलो डीसी कपिल जी। मिल अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कोई कुछ ना करे, इस तरह से उन्होंने दहशत यहाँ पर पूरे देश को गुलाम बना रहे, पूरा देश। इसलिए ये सारी डीसी कपिल सिंह जी और हमारे जो जितेंद्र राय की उनसे बात हमारी हुई है, तो हमारे यहाँ पे जो आम आदमी के पार्टी के लीडर जो मिनिस्टर है उनसे भी बात हुई है। उन्हें डिटेन किया गया है, उनको लेके गया है। और ये तो सरकार का काम ही है। सरकार का काम है यही है, डराना है, धमकाना है और उनको पीछे लगाना है। इनके सिवा वो सरकार के पास कुछ काम नहीं है। इनसे बोलो कि मुद्दे पे आओ, राशन के लिए बोलते हैं कि राशन बांट रहे हैं, तो को उपकार कर रहे हो। हाँ, जो सरकार, जो बच्चे हमारे जो यहाँ पे युवा हैं बेरोजगार बैठे हैं, उनके जॉब के लिए कुछ करो। हाँ, हमारा जो स्तर नीचे गिर गया है, हमारा जो क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक सब नीचे चला गया है, उसको ऊपर लाने की कोशिश करो। भलाई इसके छोड़ के हर एक विपक्ष के नेताओं के पीछे लगी है, उनको धराने, उनको धमकाने। और जो यहाँ पे कांग्रेस के लीडर थे, उनका जो करप्शन निकाल के उनको डरा के अपने तरफ वॉशिंग मशीन में ले लेना है और अपना राज्य बनाना है। मुझे को बताओ, इनके राज्य में बीजेपी वाले कितने नेता हैं? 45% तो नेता है तो कांग्रेस से लिया गया इनको। इनके कहाँ के नेता है इनके पास? इन्हों क्या है, इनको डराना है, धमकाना है और अपना सत्ता चलाना है। उनका केस बंद हो जाता है जब बीजेपी में आ जाता है। वो तो अरे वो तो ऑफिस है, वरना बीजेपी सवाल उठेगा। इसका केस लिया, अभी भी चालू है, तो इसको केस को पहला खत्म करो, फिर इसको अंदर ले लो। ये तो क्रिमिनलों की गुंडा पार्टी है। ये तो गुंडागिरी पूरा जो चाणक्य चल रहा है ना, चाणक्य। मुंबई में जब अजीत पवार आए थे, उसके कुछ दिन पहले एक रैली में मोदी जी बोले थे कि इतने करोड़ का घोटाला किया है। हाँ। फिर उसके चंद दिनों बाद ही अजीत पवार पूरी ग्रुप लेके अपना बीजेपी में शामिल, पूरा एनसीपी बीजेपी में चली जाती है। देखो भाई, पवार साहब की पूरी देखो भाई, ये जो नेता है ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है पहले वाले। अभी जो नए आम आदमी जो देखा हमने, आम आदमी सब नए चेहरे ला रही है। ये नए चेहरे क्यों ला रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी इनको खींच के लेके जाएगी। तो आम आदमी जो कर रही है वो ठीक कर रही है। जो कांग्रेस जो पहले जो घोटाला किया था, इनकी फाइलें इनके पास है, ईडी के पास, सीबीआई के पास, पुलिस के पास, सबके पास इनकी फाइलें अटकी हैं। इनको जिस तरह से निकालना है ना, ये तो चाय से मक्खी निकलती है ना, वैसे निकाल के अपने पास ला के रख देंगे। बोलेंगे हमने सरकार बना दी, पहले ये करप्ट था, अब आ गया मेरे पास, इसका मैंने
फाइल कर दिया, ये अभी हमारा नेता है, अभी नेता बन गया है। अब 2000 कुत्ते पाल रहे हैं, बस नेता नहीं पाल रहे। 2012 में जब आम आदमी पार्टी आई थी अन्ना के वहाँ से, तो करप्शन पे आई थी, तो करी थी। अब भाई, करप्शन कुत्ता आगे वफादार है, वो तो पेड़ हाँ, पे बना दो, अब चल वो जाएगी। पूरी पार्टी करप्शन पे डूब गई, आम आदमी पार्टी। कौन से? नहीं, आम आदमी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र अजय, उनका तो आप सिद्ध करो, वो तो दोष लगाया, सिद्ध करो ना। वो भी तो हमने कहा नहीं कहा, सिद्ध करो, डूबी हुई है, सिद्ध करो। इनके पास जो है ना ऐसा बिस्कुट है भाजपा के पास में, जिसमें थोड़ी सी अफीम है, और वो अफीम जो है ना धार्मिक अफीम है, और वो अफीम ऐसी जो है ना नसों के अंदर घोल दी गई है। उन्हें कुछ नजर नहीं आता, उन्हें सिर्फ नजर जो आता है वो आता है मंदिर। यहाँ जन्नती दरवाजा है, इसके अंदर जो है विष्णु का मंदिर है, यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है। हमें चाहिए यहाँ पे रोजगार, हमें चाहिए यहाँ पे अच्छा वेतन, और हमें यहाँ पे चाहिए अच्छी शिक्षा। हमें मंदिर से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दी है कलम की ताकत, और उन्होंने 5 बच्चों में से 4 बच्चों को करा है कुर्बान। वो किसके लिए करा है? वो करा है आम जनता के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। और जो 131 सांसद संसद के अंदर बैठे हुए हैं ना, जो गए थे मलाई खाने के लिए, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। आज हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं जंतर मंतर पे। आज जो है हमारी लड़ाई भाजपा से, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हम उनके घरों को घेरेंगे और उनके घरों पे घेर के सवाल पूछेंगे कि हमने तुम्हें सांसद में पूछाया था और हमने तुम्हें उच्च अधिकारों पे पूछाया था, तुमने हमारे लिए क्या करा। और कल को वो सवाल बच्चे पूछेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन तुमसे पूछना चाहेगी कि तुमने हमारे लिए क्या करा था। कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाम उन गद्दारों में लिखा जाए, तुम्हारा नाम उन करप्ट नेताओं में लिखा जाए जो जिन्होंने चाटुकारिता करके अपने बड़ों को, अपने परिजनों को, अपने जो सम्मानीय लोग थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे, उन लोगों को जो उन्होंने आपको अधिकार दिए हैं, आपने चाटुकारिता का काम करा, आपने जो है उनका अधिकार छीनने का काम करा। आखिर ये देश के अंदर आपकी स्थिति क्या है? आप ऊंचे पद पे जाने के बाद में आपने हमें एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी और ट्राइब समाज और मुस्लिम समाज को कुछ नहीं समझा। आपने लड़ाया आदिवासियों को, लड़ाया आपने लड़ाया एससी को, लड़ाया आपने, लड़ाया मुसलमान को लड़ाया, लेकिन आपने उनके योजनाओं के लिए कोई कार्य नहीं करा, ना कोई काम करा। आज उनकी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आज आपकी आंखें मूंदी पड़ी हैं, आपके लब सिले पड़े हैं। आज किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आपके लब सिले पड़े हैं, आपकी आंखें बंद पड़ी है। और आज यहाँ देखो जंतर मंतर के अंदर कितने सारे लोग आए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें डिटेन कर लिया गया। लेकिन अपनी आवाज़ हमने जंतर मंतर से कल भी उठाई थी, कुछ 6 तारीख को भी उठाई थी, जब हमने डेमो दिखलाया था जंतर मंतर से, यहीं से कि कैसे गड़बड़ी करी जाती है ईवीएम के अंदर। लेकिन आज जो मोदी जी को इतना डर, इतना भय क्यों है? आज आपने जो है ईवीएम को गली गली घुमाना शुरू कर दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है और आपको पता है आप 400 पार आएंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है आप ईवीएम को हटा के चुनाव करा के देखें। जब भाषण में आप कहते हैं कि ठप्पा लगेगा फूल पे, तो हम ठप्पा ही लगाएंगे। हम लगाएंगे अपने उसे प्रतिनिधि को जिसे हम जिताना चाहते हैं, लेकिन लगाएंगे ठप्पा ही लगाएंगे, हम बटन नहीं दबाएंगे। अब की बार ईवीएम तोड़ने का काम करेंगे हम। चंडीगढ़ में भी तो थप्पा ही लगा था मेयर के चुनाव में, क्या हुआ? चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा कैसे सरेआम उन लोगों ने चोरी करी, और चोरी करने के बावजूद भी चोरे होके घूमते रहे। क्यों? कि संस्था उनके जेब के अंदर है, संस्था उनके पॉकेट के अंदर है। लेकिन अभी कुछ लोगों का ज़मीर जिंदा है, जैसे हमारा ज़मीर जिंदा है, नेता भारती का ज़मीर जिंदा है। हम ईवीएम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे ज़मीर जिंदा, जस्टिस का ज़मीर जिंदा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का ही प्रतिनिधि रहेगा मेयर के रूप के अंदर। तो आप कितने लोकतंत्र खतरे, लोकतंत्र की हत्या की गई है। देखो लोकतंत्र की हत्या, ये कहते हैं ना लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं ये कहता हूँ लोकतंत्र तो भारत के अंदर है ही नहीं। अगर जो ये कहता है ना लोकतंत्र है, मैं ये कहता हूँ अगर लोकतंत्र यहाँ पे होता ना, तो आज जंतर मंतर पे हम खड़े होते, हम बाहर नहीं खड़े होते। लोकतंत्र है ही नहीं मेरे भाई भारत के अंदर। मैंने देखा यहाँ तक कि नेता एक वोट से भी जीता है और एक वोट से भी हारा है, और जो हारा है और जो जीता है उसने इतिहास बनाया है या फिर लूटा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी जो कर रही है ना, ये सो लूट मार कहते हैं। अभी हमको एक बताता हूँ कि वहाँ पे एक गांव में 140 लोग हैं, लेकिन 180 वोट पड़े।
140 लोग हैं। किस गांव में? एक सब बताया गया है मुझे, गांव ने आने 40 वोट थे एक छोटे से इसमें, बड़े इसमें नहीं। किस राज्य में? गुजरात में बोला गया था, उनको मालूम है। तो इसके सिर्फ काउंटिंग में धांधली होती है। और सबसे बड़ी बात 18 लाख मशीन चोरी हो गई है। या तो आपको रिकॉर्ड मालूम होगा, इलेक्शन कमीशन बताया 18 लाख चोरी, मतलब समझ सकते हो कि बाबा पूरा एक देश ही का पूरा ये चला जाएगा, वोट चला जाएगा एक स्टेट का। तो इस तरह से और 3 लाख के ऊपर मशीनें इन्हें खराब हो चुकी है एट द टाइम ऑफ वोटिंग। तो इसमें धांधली हो सकती है और इसमें धांधली होती है, लेकिन सरकार नहीं मानेगी। सरकार अपना सीधा उल्लू करने के लिए सीधा कुछ भी करेगी। तो हम लोग यही चाहते हैं, देशवासी सब जनता से बोल रहे हैं कि सड़कों पे आओ, या ईवीएम बंद कराओ, वरना तुम्हारे बच्चे इसका इंजाम भुगतेंगे। जैसे जनमत का अधिकार है कि आके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जब ये आती है तो एक धारा 144 कहीं भी लागू हो जाता है। क्या देश में लोकतंत्र बचा ही है? लोकतंत्र कहाँ है? ये तो चोर है, ये तो लोग कौन चोर आ रहे हैं। चोर कौन है? मोदी, अमित शाह, बीजेपी, टोटल बीजेपी में चोरों का ये समूह है, चोर मंडली है। नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, सुशील मोदी जो बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा है, और ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सारे के सारे चोर हैं, इनकी मंडली है। कहीं आप पे भी राहुल गांधी वाला केस मत हो जाए, आप भी सब मोदी को नहीं। हाँ करो, बिल्कुल ले जाओ। अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी इनका मामा, पूरा बहन जो घर इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, सबके सब चोर हैं। इन्होंने देश को लूट लिया है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब ये अंग्रेजों के दलाल है, ये आगे लूट ले देश को। वो तो कह रहे 17 साल पहले कांग्रेस ने लूटा है। कांग्रेस ने कभी नहीं लूटा। सबूत दिखाओ, सबूत तो तुम्हारे पकड़े जा रहे हैं। अगर ऐसी तुम्हारे अंदर ऐसी ईमानदारी है, जब महमूद पिराचा और भानपुर ताब जी ने ये कहा कि जो होगा 50 मशीन दो, तो 50 मशीन तो दे नहीं रहे, वो दिखाएंगे ना गड़बड़ कैसे होती है। पूरे देश में घुमा रहे हैं 30-40 लाख। 2014 से भी तो पहले ईवीएम था ना। 30-40 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 2000 जब चोरी नहीं थी, अगर चोरी होती तो बीजेपी आई नहीं पाती सत्ता में। वो जब ईमानदारी थी, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, उसके बाद में बीजेपी बनी। वही तो मोदी जी कहते थे 2014 से पहले, भाइयों बहनों मैं गया हूँ, मैंने देखा है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना सिंबल देखकर ठप्पा लगाते हैं। पढ़े लिखे देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। ये कैसा देश है, यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होता है। तो वही तो पूछने के लिए हम आए हैं जंतर मंतर, भाइयों बहनों, कि कब ईवीएम हटेगी और कब बैलेट पेपर आएगा। मोदी जी अब कह रहे देश डिजिटल की ओर चला गया, आप कहाँ? मोदी कहाँ का पढ़ा लिखा है सर? अगर IT सिस्टम जो था उन्होंने इतना स्ट्रांग कर दिया मोदी जी ने कि आम आदमी डायरेक्टली कुछ कर ही नहीं सकता है। उनका IT सिस्टम आप एक बार चेक कर लीजिए, इतना स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स इतना स्ट्रांग है कि आम आदमी उसके खिलाफ कहीं मतलब पकड़ने के लिए उसको सालों लग जाएगा उसे कोई एक फॉल्ट पकड़ने में, क्योंकि सारे तो इंजीनियर और सॉफ्टवेयर नहीं बैठे हैं भारत में, है ना। तो हर कोई उनकी कमजोरी को नहीं पकड़ सकता। और जो हायर मिडिल क्लास है, अगर वो कुछ पकड़ भी लेगा ना, तो उसे प्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा। जिस लेवल से उसे जाना पड़ेगा, बहुत सारे लेवल्स होते हैं किसी चीज को प्रूव करना। अगर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको साबित करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है। हर लेवल पे उसे एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, वो उससे निकलेगा तब अगले लेवल पर जाएगा, है ना। तो आम आदमी इन फॉल्ट को पकड़ ही नहीं सकता। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2005 अब डिजिटल इंडिया बन रहा है, इसलिए बैरिकेड वो आप निशान। सरकार बनती है विश्वास पर, ठीक है, आम जनता का विश्वास, ठीक है। आपके जो लीडर्स हैं वो जीतते हैं, लेकिन वो काउंट में जीतते हैं, आपके नंबर में जीतते हैं। आप आम आदमी से जाकर के एक बार पूछिए कौन कितना फेवर कर रहा है, किसको क्या मिल रहा है। तो मोदी जी तो कह रहे डिजिटल इंडिया बन रहा है, बैलेट पेपर पे आप चुनाव कराना, तो ईवीएम पे करा रहे हैं। 2014 से पहले भी ईवीएम था। ये लोग क्यों उस पे प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी ये हार रहे हैं तो इनका मानना ये है कि जो ईवीएम मशीन है उसको IT सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया है। बंदा जिस पर जो बटन दबाकर आता है दूसरे पे चला जाता है।
तो लोगों का मानना ये है सरकार विश्वास पर बनती है। अगर आपको जनता का विश्वास जीतना है तो एक बार आप जनता के हिसाब से काम करके भी दिखा दीजिए। अगर आपको भरोसा है कि भाई आपके फेवर में है तो एक बार आप उनके हिसाब से भी काम करके देखिए ना, दिखाइए, लोगों को साबित कीजिए कि हाँ भारत की जनता मेरे साथ है। अगर मैं बैलेट पेपर से करवा रहा हूँ तो भी मैं जीत रहा हूँ, तो एक बार करवा दीजिए, क्या दिक्कत है। राष्ट्रपति भी चुनाव भी होता है, अभी बैलेट पेपर पे होता है। अभी चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले जो 30 जनवरी को बैलेट पेपर ही भी हुआ, मेयर चुनाव। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ा कि चंडीगढ़ का मेयर कौन बनेगा। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था इतिहास द्वारा। देखिए सिस्टम में जब कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है। उस फॉल्ट को पकड़ते कि बैलेट पेपर का रिजल्ट अगर उनका फेथफुल ट्रस्टफुल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, तभी तो जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है डिसाइड करना पड़ा। आपको भी मानना है कहीं ना कहीं ईवीएम थोड़ा गलत है? हाँ मानना है, देखा है हमने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना कुछ है और रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं, क्योंकि वो रिजल्ट्स आपके ईवीएम मशीन से आ रहे हैं। मशीन आदमी मशीन को सेट कर सकता है बट मशीन आदमी को सेट नहीं कर सकती। इमोशंस मशीन में नहीं होते, कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं। तो आदमी यहाँ पर इमोशन से जो है वो वोट देता है, तो मशीन एक सिस्टम से चलती है, तो ईवीएम इज ऑल्सो अ मशीन। आपने बोला था 2014 से पहले भी ईवीएम थी, बट 2000 पहले हाँ उनका मानना था कि ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन थी, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थी। साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस वाले कैसे भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देश में आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, खासकर जंतर मंतर जहाँ धरना प्रदर्शन का केंद्र माना जाता है दिल्ली में। आप कैमरा में याद है, साफ तौर पे इनको हटाया जा रहा है इधर से कि आप यहाँ भी नहीं प्रदर्शन कर सकते। क्या करें बताओ, ना घर से होगा ना निकलेंगे लोग। कोई बात नहीं, आप ठीक है। जब लोगों को परेशानी होता तो पूछते नहीं परेशानी क्या है, तो परेशानी पूछते तो हटाया जा रहा है। यहाँ से भी हटा रही है समस्या, तो यहाँ से भी हटा रहे हैं, उधर से भी हटाया जा रहा है, इधर से अब यहाँ से भी हटा रहे। अब उन्होंने जब उन्होंने अंदर गए थे, अंदर से कहते बाहर चले जाओ, आप यहाँ पे आगे बताइए। बात तो रखेंगे ना कहीं पे, तो पता कर जाएंगे ना। आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, तो कहाँ पे रखे, कहाँ रखे आप बता दो। चलो हमारे लोगों को तो आपने डिटेन करके पूछ रही जनता की बात अपनी कहाँ रखे, संसद भवन में रखे कि जंतर मंतर पे रखे। देखो आप हमारे ही लोग हो, सुनो मेरी बात, देखो सब हमारे ही हो। और सुनो, अगर अन्याय होगा, तुम्हारे खिलाफ भी अन्याय होगा तो हम ही आएंगे, ये भी ध्यान रखना। देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, जल रहा है क्यों समाज जल रहा। मोदी जी बताओ ये क्या चल रहा, ये लोकतंत्र संविधान क्यों मर रहा, ये लोकतंत्र संविधान क्यों मर रहा, ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा। देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग यहाँ से भी हटाए जा रहे हैं क्या? ये हटाएंगे तो क्या हो गया, हम क्या चले जाएंगे कहाँ से। अब देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी यहाँ इनको धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ धारा 144 लगी। अब जनता पूछ रही है कि आखिर जाए कहाँ, संसद जाए। आगे चलो, आगे चलो। सुनाया जाए पहले महाराज, ये आंदोलन चालू रखो। ये पुलिस आपसे क्या कर रही थी? पुलिस हम लोगों को रोक रही है और हम लोगों को, मैं चाह रहा हूँ ये जो हुआ है आंदोलन, डिटेन किया गया है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपने अधिकारों को मतलब मांग करें। ये संवैधानिक अधिकार है जिसे मैंने अपने कविता और अपने गीतों में पिरोने का काम किया है। और मोदी जी को यह संदेश देने का काम किया है कि ये तानाशाही हिटलर का भी एक अंत बहुत बुरा हुआ था और आपका भी होगा, घबराइए नहीं। और शुरुआत जस्टिस चंद्रचूड़ ने कर दिया, मुझे विश्वास है। मैं अपने गीतों में पूरे उन पर विश्वास व्यक्त किया हूँ और जब वे हुए थे तभी मैं विश्वास था कि ऐसे न्यायाधीश जो अपने माता पिता के विचारों को भी अगर गलत है तो गलत मानने का और कहने का साहस रखते हैं, ऐसे जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे लोगों की यहाँ देश में आवश्यकता है। अन्यथा जो है कि हमारे देश में तो जज भी ऐसे हो गए हैं जिनको मतलब धरना प्रदर्शन करना तो लोगों का अधिकार है, तब आपको हटाए कि हर बार में 144 धारा लगा के। देखिए इनको डर हो गया है कि ये जनता जाग रही है, ये सोशल मीडिया इतना अवेयरनेस फैला दी है। लीजिए
इसको ये जनता जो है चूंकि जागी हुई है, बहुत हर स्टेट से यहाँ पे आए हुए सर भी इनका द लॉजिकल इंडिया बहुत एक अच्छा अपना विचार व्यक्त करते हैं। बताइए, एक स्वर्ण जाति ये एक कहा जाता है केवल बहुजनों का, ऐसा नहीं है, ये एक उदाहरण के रूप में है। यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत यहाँ पे लगाए हुए थे। लेकिन ये मोदी सरकार यहाँ पर बिल्कुल 144 धारा लगाकर जो संवैधानिक मूल अधिकार है उससे हनन करने की मतलब ये किया जा रहा है। मैं न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि ये बार बार ये तानाशाही रवैया करके जो जनता के अधिकारों को हनन किया जा रहा है, आप स्वतः संज्ञान लेकर इनको क्यों नहीं ऑर्डर दे रहे हैं और ईवीएम को बैन कीजिए। नहीं तो ये देश सर आपको जो आपके न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होने से पहले ही इन लोग जो है कि चाहते थे कि आप मुख्य न्यायाधीश न हो। अभी चुनाव आयोग का हुआ था, चुनाव आयोग का कैसे चयन किया जाएगा? केंद्र का मंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, विपक्ष रहेगा, ऐसे ही दो एक से केंद्र चुनेगी कि कौन बनेगा चुनाव आयोग? देखिए, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग का जो नियुक्ति हो उसमें सीजीआई एक हो, ये सीजीआई को हटा दिया गया है। ये तानाशाही रवैया जो है कि जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे अगला सीजीआई होते रहे और अपना जो न्यायोचित होना चाहिए वो ऑर्डर दे और वो सलाह दे। वो इन तानाशाही रवैयों को आत्मसात और अपने अनुसार जो न्यायोचित लगे वो करे। ये तो सरकार अपने मनमानापूर्ण जो भी चाह रही है वही कर रही है। अगला के निर्वाचन आयोग में मैं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी संविधान में पढ़ाता हूँ 20 साल से और मैंने संविधान पर किताबें लिखी हैं जी। ये कहने के लिए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी है उसमें 3 लोग हैं, ये कहने के लिए है। भारत की जनता इस बात को जान ले कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा है कि जितने भी मंत्री हैं उन सबकी बात एक मानी जाती है। तो जो 2 मंत्री ये रखे हुए हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री कभी अलग बात कह ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री का जो चुनाव मंत्री कहेंगे वो कहने के लिए बाध्य है। अब प्रधानमंत्री चुनता है। सुन लीजिए, अगर वो अलग बात कहेंगे, नहीं चुनने भर तक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर वो अलग विचार रखेगा तो बर्खास्त हो जाएगा संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार कोई मंत्री अपने प्रधानमंत्री से असहमत निर्णय नहीं ले सकता। कैबिनेट के अंदर विचार रखेगा लेकिन बाहर वो अलग विचार नहीं रख सकता। तो 2 वोट करके आप सरकार के वोट को 2 वोट बना दिए, एक और विपक्ष का। तो हमेशा जो सरकार में पार्टी बैठी रहेगी, निर्वाचन आयोग उसकी मुट्ठी में। तो अभी तक जो हम लोग कह रहे थे कि अधिसूचना जारी हो जाएगी तो शासन का सरकार का सत्ता खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र निर्वाचन आयोग का आ जाएगा। ये तो निर्वाचन आयोग की सत्ता भी उन्हीं के आदमी की रहेगी जिसको बैठाए रहेंगे। कांग्रेस भी तो ये आरोप लगाती थी बीजेपी 2014 से पहले कि ये सीबीआई ईडी सब इन्हीं की तोता बोलती है कांग्रेस की। जाहिर सी बात है, लेकिन तब आप देख लीजिए, हम लोग भी आए थे अन्ना आंदोलन में, खुद आया था यहाँ। अच्छा, आप थे अन्ना? हाँ बिल्कुल, मैं लखनऊ से आया था। लेकिन एक जगह किसी को नहीं रोका जा रहा था, सब लोग मंच तक पहुंच रहे थे। हम लोग स्वयं सेवक बन करके काम कर रहे थे। और आज हम लोगों को पुलिस ऐसे भगा रही है मानो हम इस देश के नागरिक ना हो, अपराधी हो हम लोग। हम लोग अपराधियों। आखिर क्या मांग कर रहे हैं? चेक करिए, हमारे कपड़े चेक करिए, हमारे पास कोई हथियार हो चेक करिए। अगर हमारा प्रयोजन सरकार की आलोचना है तो सरकार की आलोचना करना, दिनकर जी ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने, कि आजादी केवल नहीं आप अपनी सरकार बनाना ही, आजादी केवल नहीं आप अपनी सरकार बनाना ही, आजादी है उनके विरुद्ध खुलकर विद्रोह मचाना भी। ये रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि ने लिखा है। और आप इस देश के लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं। मैं सरकार में बैठे लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि आप आवाज जितना दबाएंगे इस देश की आवाज उतनी बुलंद होगी। जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के भेजे अंग्रेज थे, जब वो हमारी आवाजों के सामने नहीं टिक पाए तो तुम तो हमारे वोट से बनाकर बैठाए गए हो, चाहे असली और चाहे नकली, लेकिन तुम हमारे वोट से बैठे हुए हो। सिंधु बॉर्डर पे भी एक लकीर खींच दी गई, एक तरफ किसान एक तरफ जवान। हमारे जो प्रधानमंत्री थे पूर्व लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा, अब तो सरहद खींच दी गई, कब जवान। नारा की जहां तक खालिस्तानी है, नारा की जहां तक बात है, फोटो खिंचाने की जहां तक बात है, इस प्रधानमंत्री से ज्यादा न कोई नारा लगा पाएगा, न कोई फोटो खिंचा पाएगा। वो कहीं टैगोर जी बन जाते हैं, वो कहीं बापू बन करके चरखा चला देते हैं। कल को भैया सबसे बड़ा बहरूपिया ये मोदी है। मोदी के जितने भी लोग हैं सब बहरूपिया हैं। इनसे बड़ा कोई चोर नहीं है।
इन्होंने पूरे देश को लूट लिया। भाई पीएम केयर फंड का आज तो कोई हिसाब ही नहीं मिला, कोई मतलब ही नहीं। अगर मैं आपको, आप मेरे भाई है, मैं अगर आपको 20,000 25,000 रुपया दे रहा हूँ तो सरकार मुझसे हिसाब मांगेगी, मुझे देना पड़ेगा कि मैंने आपको दिया, आपने मेरा लौटाया कि नहीं लौटाया, मैंने दान दिया कि उधार दिया कि ब्याज पर दिया, ये बताना पड़ेगा। प्रेस तो अगर कभी प्रधानमंत्री ने के मन की बात तो आज ही प्रेस यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। देखिए लोकतंत्र में 4 खंभे हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र में 4 खंभे हैं। लोकतंत्र में 4 खंभे हैं। लोकतंत्र की छत इन 4 खंभों पर टिकी है। दोस्तों अगर कोई भी छत कहीं संतुलित टिकानी है, कहीं संतुलित टिकानी है तो आपको चारों खंभे अलग अलग रखने होते हैं, चाहे चारपाई हो चाहे छत हो। अगर सारे खंभे एक जगह कर दिए जाएंगे तो छत गिर जाएगी। लोकतंत्र के 4 खंभों में से 3 खंभे एक जगह हो गए हैं। 3 खंभे एक जगह हो गए हैं। लोकतंत्र के 4 खंभों के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया में से 3 कार्यपालिका यानी सरकार, व्यवस्थापिका इनकी संसद और मीडिया, ये 3 एक जगह हो गए। बची खुची आधी अधूरी न्यायपालिका है, वो भी चंद्रचूड़ साहब के आने से कुछ उम्मीद जगी है। इसके बाद जो संजीव खन्ना बनने वाले उनके बारे में कुछ कहेंगे? ना अभी हम नहीं कुछ कह सकते, हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा फैसला दिया है। चंद्रचूड़ के बाद उन्हीं का नंबर। बिल्कुल हाँ, अच्छे फैसले दे रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा लोकतंत्र का आखिरी प्रहरी जनता है। जनमत जनता को चाहे वोट के जरिए, चाहे वोट के जरिए, चाहे विचार के जरिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा काम ये करना है, हमें बंटना नहीं है। ये नेता हमको जाति धर्म के नाम पर बांट करके आज ऐसा खड़ा कर दिए कि जब इनका घर गिराया जा रहा तो हम कर उनका नहीं गिर रहा है, कोई हमारे जात का नहीं गिर रहा है। और सारे जात के और सारे जाति धर्म के लोग संसद में बैठे हैं, वो सब तमाशा देखते हैं। जनता के साथ जो कपड़ा छीना जा रहा है, जो घर छीना जा रहा है, उसका वो लोग नहीं बोल रहे हैं। तो जनता को अपने हक के लिए आवाज मिलकर उठाना पड़ेगा। और सबसे पहली शुरुआत ईवीएम हटाने से शुरू हो रही है, यहीं से होगी, क्योंकि यहीं से बिना किसी मतदान के, बिना किसी मताधिकार के, बिना किसी मत के समर्थन से लोग सत्ता में बैठने का रास्ता खोज लेते हैं। बताएंगे वकील साहब कि ईवीएम में कौन सा ऐसा चिप लगा है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसी और को जा रहा है? आप देखिए एक बात मैं बता दूं, मैंने कानून में 28 किताब लिखी है और जो आईपीसी ये बदल के बीएनएस लगा दिए, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, मैं बांट सकता हूं। लेकिन मैं इसके बावजूद भी भारत में जो हल चलाने वाला हमारे कोई चाचा दादा होंगे, उन्हीं के जैसा मैं ज्ञान रखता हूं ईवीएम के बारे में। क्योंकि भाई आप ईवीएम एक मशीन बना दिए, हर वोट देने वाला का साइंटिस्ट है। आप साइंटिस्ट को जानकारी वाला ईवीएम क्यों ला रहे हैं? आम आदमी के समझ वाला बैलेट लाइए, हमको समझ में आएगा। तो बैलेट पेपर तो आया था मेयर चुनाव में। बिल्कुल इसीलिए चोरी पकड़ी गई। ईवीएम से हमें समझ में नहीं आता। 6 सेकंड के लिए वो दिखाई जाती है कि आपका बैलेट इस पे गिरा, लेकिन वो कोई देख नहीं सकता है। आपने कभी देखा नहीं दिखता है उसमें कि आपने किसको वोट दिया है। वो पर्ची सीधा गिर जाती है और वो अधिकारी बोलते हैं निकलो हो गया आपका वोट। अनिल मसीह वो नहीं, जैसे आम लोग भी जैसे देते हैं। अनिल मसीह तो पकड़ा ही गया है क्योंकि वो बैलेट पेपर से हुआ है। अगर ये बैलेट पेपर से ना होकर ईवीएम से होता तो ये भी नहीं पकड़ा जाता। वो बैलेट पेपर से हुआ इसलिए पकड़ा गया। इसलिए हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है कि इस शहर का ये मेयर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक बताओ जाना पड़ता है। छोटी छोटी सी चीजों के लिए हर चीज पे भाजपा वाले अपनी रोक लगा देते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी नहीं है ईवीएम में। और हर जनता चाहती है, जनता का हर एक इंसान चाहता है कि वो जिसको वोट डाल रहा है उसे पता होना चाहिए कि उसने उसी को वोट दिया। तो मैडम 2014 से पहले भी लोग कहते हैं ईवीएम था, लेकिन तब उस समय ईवीएम सही था। नहीं, उस टाइम भी ठीक नहीं था, लेकिन अब तो सरेआम हो रहा है। एमएलए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सबके सामने हो रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। इस पार्टी के लोग उस पार्टी में, उस पार्टी के उस पार्टी में, ये सब हो रहा है ना। और जितने भी करप्ट जैसे नेता थे पहले कांग्रेस में, बीजेपी में आ जाते, उसके बाद वो साफ हो जाते हैं। हाँ, वो वॉशिंग पाउडर, भाजपा वॉशिंग पाउडर ये हैं, उनको पहले डराया जाता है कि हमारी पार्टी में आके मिल जाओ, हम आपको पूरा वॉशिंग मशीन में धो के आपको साफ कर देंगे, आपके ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं हम सब हटा के आपको बरी कर देंगे। बस ये होता है।
मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार मेरी कविता आइए आइए ईवीएम जो एक बार है इनकी कविता सुनाइए। क्या रहा है एक बार इनकी अलग अलग तरह से लोग प्रदर्शन करें थोड़ा सा अलग अलग तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अपनी बातें रख रहा है तो कोई अपनी कविता के जरिए अपनी बातें रख रहा है। अब इनकी कविता एक बार मैं बोलूंगा, बाकी बात आप लोग फिर से दोहराइएगा और आवाज तेज एकदम पूरा वहाँ जंतर मंतर जो मेन जगह था वहाँ तक जानी चाहिए। एक बात बोलनी है बस मैं बोल के जा रहा हूँ। देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, मोदी जी बताओ ये क्या चल रहा, मोदी जी बताओ ये क्या चल रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, मोदी जी बताओ ये क्या चल रहा, ये लोकतंत्र संविधान क्यों मर रहा, ये लोकतंत्र संविधान क्यों मर रहा, ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा, ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, न्यायालय सब क्यों खामोश हो, 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 देश की हालात देख चुप क्यों हो, देश की हालात देख चुप क्यों हो, हमारे वोट को वो लूट ले रहा, हमारे वोट को लूट ले रहा, ये लोकतंत्र संविधान मजाक बन रहा, ये लोकतंत्र संविधान मजाक बन रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, मोदी जी बताओ ये क्या चल रहा, मोदी जी बताओ ये क्या चल रहा, ये लोकतंत्र संविधान क्यों मर रहा, लोकतंत्र संविधान क्यों मर रहा, ये लोकतंत्र संविधान क्यों मर रहा, ये लोकतंत्र संविधान क्यों मर रहा, ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा, ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, देश जल रहा है क्यों समाज जल रहा, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से सभी के जबान पे एक ही चीज है कि संविधान खतरे में है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अब देखते हैं कि कब तक इनको रोका जाता है जंतर मंतर पे आने से, कब तक 144 धारा लगाएंगे, इनकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी कि जंतर मंतर पे धारा 144 लगा दी गई है, तभी भी बगल वाले बस स्टॉप पे आके अपनी बातें रख रहे हैं। तब तक के लिए मैं साहिल खान कैमरामैन सजल के साथ।